गया ये कि राष्ट्र को वो बेचता है जो राष्ट्र के बनाने में जिसका कोई योगदान नहीं होता है। और आज आपने कहा कि ये राष्ट्र की संपत्ति जो बेची जाती है, संपत्ति किस लिए बेची जाती है? बेचने में खरीदार होता है, बीच में दलाल होता है, दलाली के आधार पर भी संपत्तियां बेची जाती हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि आज ये संपत्ति जो बेची जा रही है किन्हीं के हाथों में, ये केवल इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है, इनके आरक्षण को समाप्त करने के लिए बेची जा रही है। काम डूबी हुई तकदीर भी कर सकती है, चीर कर धरती के सीने से उभर सकती है। हमको औरों से गिलवा और शिकायत कैसी जी। हम सुधर जाएं तो दुनिया भी सुधर सकती है। तो हम में सुधार अगर आ जाए तो दुनिया में भी सुधार आ सकती है। हम यही चाहेंगे कि हम सुधरने की कामनाएं करें और सुधार पैदा करने का वो काम करें ताकि अमन व अमान रहे। क्योंकि पड़ोसी के घर में अगर बिल्ली मर जाती है तो उसके बदबू भी हमारे घर तक आते हैं। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है, वहाँ अमन चैन रहे, खून खराबा न हो, एक दूसरे में प्यार बसे, यही हमारा फ़र्ज होता है। और हम इसी चीज़ की दुआ करते हैं कि उनमें भी सुधार पैदा हो और रेगिस्तान में भी बहार पैदा हो। उस स्कूल से पढ़ करके उस स्कूल ने इनको बड़ा पद दिया जी। याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा। फिर वहां से निकल करके दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर बने। अच्छा। और अब उन्होंने जहां पढ़े वहां के ही कॉलेज के प्रधानाचार्य पर, प्रिंसिपल पर आपत्तिजनक बात कर दिया। अच्छा। तो उन्होंने अनुशासन की कार्रवाई कर दी। अब इसमें हम आप क्या कर सकते? हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होगा वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे देखने में एक उद्देश्य है कि उन्होंने केवल अपनी इज्जत नहीं बचाई, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया। उन्होंने महाराष्ट्र की जो संस्कृत है, जो सभ्यताएं हैं, उन्हें बचाने का कार्य किया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आजमी। आज हम दोबारा मौजूद हैं शब्बीर अहमद विदोई सर के यहाँ, जो कि हमसे आज रिक्वेस्ट में ख़ास मुलाकात करने वाले हैं। आइए महाराष्ट्र में राजनीति से लेकर अफ़गानिस्तान के विषय में शब्बीर साहब क्या बताने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। शब्बीर सर, सबसे पहले इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अफ़गानिस्तान का जो मुद्दा अभी चला रहा है और बीजेपी जिस तरह से उसको परोस रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करूं, उन्हें सलाम अर्ज करूं, नमस्कार अर्ज करूं, जो भी है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को लेकर के भाजपा की सरकार जिस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है, पेश कर रही है, परोस रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं वही कहूँगा जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भारत में हैं जी। हम भी अखबारों के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए ही सारी जानकारी लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से एलिवेशन को, प्लांट को, टॉप व्यू को, साइड व्यू को मिलाते हैं तो इमारत बनती है, तो उसी तरीके से 10 न्यूज़ों को सुनने के बाद एक अपने विचार से भी उसमें न्यूज़ बनती है जी। हम तो अल्लामा इकबाल के उस शेर पर बात करना चाहेंगे कि औरों के जय विजय से अपने को क्या गरज, जब घर की बेहुरमती देखी नहीं जाती। हमें दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना पड़ता है। बिल्कुल। हम तो पहले अपने देश के लिए ही सब बात सोच करके चलेंगे जी। आज जिस तरीके की बात हुई, आपने देखा, आपने सुना, और आपने एक बहुत अच्छी बात देखी होगी कि भारत के जितने भी कर्मचारी थे हमारे दूतावास में वहाँ पर, वो सारे सुरक्षित भारत चले आए। और यही नहीं, बल्कि अफ़गानियों ने उनको एयरपोर्ट तक छोड़ा जी। मैंने टीवी की न्यूज़ में देखा कि एक औरत
एनडीटीवी के पत्रकार से चर्चा करते हुए, वो भी पत्रकार थी, वो ये बोल रही थी, आपने देखा क्या बोल रही थी कि हम जब तालिबान से बात करते थे वो मेरे तरफ न देखकर मेरे ड्राइवर के तरफ देखकर बात करते थे। तो उन्हें ये पता नहीं है कि इस्लाम औरतों से नज़र मिलाकर बात करने से मना करता है। वो कहता है कि गैर महरीम और महरीम का सवाल है, औरत की इज्जत का सवाल है, इसलिए वो उधर इशारा करके इनसे बात सुनता था, इनको जवाब देता था। अब बात आती है कि आज हमारे देश में एक ही चीज़ है सबसे बुरी कि हम लोगों की खिदमत से ज़्यादा हम वोट बढ़ाने की बात सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे, जबकि हमारा मानना है कि चुनाव को एक किनारे रखिए, ये नीतियों पर बात होती है, पहले इंसान का दिल जीतने की बात की जा सकती है। एक तरफ ये कहते हैं कि तालिबान में बदलाव नहीं आएगा, मैं कहता हूँ कि दिल बदलने वाला अल्लाह है, वो किसी का भी दिल कभी भी बदल सकता है। जब डकैती करने वाले वाल्मीकि को रामायण लिखने के लायक बना सकता है, सोच लीजिएगा, जो किसको कब बदल दे, मरा मरा कहते कहते रामा रामा कहने लगे, ये उसने बदला। इसलिए नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। हमें अपने व्यवहार को हम कैसे बदलेंगे, ये भी हम पर आधारित है कि हम भी अपने व्यवहार को बदलें। जब हम व्यवहार को बदलेंगे, जिस पर हमारी ही 4 लाइन है कि काम डूबी हुई तकदीर भी कर सकती है, चीर कर धरती के सीने से उभर सकती है, हमको औरों से गिलवा और शिकायत कैसी, हम सुधर जाएं तो दुनिया भी सुधर सकती है। तो हम में सुधार अगर आ जाए तो दुनिया में भी सुधार आ सकती है। हम यही चाहेंगे कि हम सुधरने की कामनाएं करें और सुधार पैदा करने का वो काम करें ताकि अमन व अमान रहे, क्योंकि पड़ोसी के घर में अगर बिल्ली मर जाती है तो उसके बदबू भी हमारे घर तक आते हैं। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है, वहाँ अमन चैन रहे, खून खराबा न हो, एक दूसरे में प्यार बसे, यही हमारा फ़र्ज होता है। और हम इसी चीज़ की दुआ करते हैं कि उनमें भी सुधार पैदा हो और रेगिस्तान में भी बहार पैदा हो। तो क्या लगता है अफ़गानिस्तान नया अफ़गानिस्तान बन सकता है? वहाँ क्या महिलाओं को वापस जॉब करने मिल सकता है? जैसे कि अभी बीच में वहाँ पे महिलाओं को जॉब करने मिलने लगा था, अब महिलाओं को वहाँ ये डर लग गया है कि हो सकता है अब नया अफ़गानिस्तान जब कब्ज़ा हो जाएगा तो उन पे वापस से वही प्रतिबंध चालू हो जाएंगे जो कुछ साल पहले थे। देखिए, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं जी। आप जो है उनके पुरानी आदतों को देख करके ये बात सोच रहे हैं। नई आदतें भी पैदा हो सकती हैं। जब आदमी किसी आदत की सजा पा जाता है तो वो आदत छोड़ने के तरफ भी मुड़ जाता है। तो मेरा अपना मानना ये है, और हम अपना आपसे ही नहीं, हम सबसे यही कहेंगे कि हर आदमी को पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, उम्मीद रखकर बात करनी चाहिए, ना उम्मीदी से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जब इतनी चीज़ों से उन्होंने हुकूमत खोई और उसके बगावत से जिस मुल्क की आवाम अगर तकलीफ महसूस करने लगेगी तो उस देश में हुक्मरान नहीं टिक सकते हैं, आवाम के सामने नहीं टिक सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि दुनिया की रविश के साथ माना तो बदलता है, जरा सी दाद पा करके घुटने पे उछलता है, तो आदमी दाद पर भी उछलता है, समझते हैं कि नहीं। लेकिन बदलाव की उम्मीद है, और ये उम्मीद इसलिए है कि अगर ये बदलाव नहीं लाएंगे तो विश्व इनको मान्यता नहीं देगी, और जब ये बदलाव लाएंगे तो विश्व इनको मान्यता भी दे सकती है और ये अच्छे ढंग से हुकूमत भी चला सकते हैं, मान्यताओं पर आधारित है। और मेरा अपना मानना है कि सऊदी अरब में जब महिलाओं को काम करने की इजाज़त मिल गई है, जिसको इस्लामी मुल्क बोलते हैं, तो यहाँ भी धीरे धीरे होगा। लेकिन यही है कि थोड़ा थोड़ा दोनों को बदलना पड़ेगा। उन्हें भी मगरबी तहजीब की उन चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी
जो हमारे जिस्म को उरियां कर देती हैं, नंगा कर देती हैं, दिखाती हैं, तो उनसे हट करके थोड़ा हिजाब का रखना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे आप जानते हैं ना कि धीरे धीरे बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आ सकता है और सबको मौलिक अधिकार मिलने की उम्मीदें रखी जा सकती हैं। जब से ये अफ़गानिस्तान का टॉपिक छेड़ा है, एक भारत की राजनीति में भी उथल पुथल चालू हो गई है, जिसका केंद्र अभी फ़िलहाल जो बना हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बना हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें वीडियो वायरल किया गया और बताया गया कि महाराष्ट्र में बहुत अत्याचार हो रहा है ना। और ये भी बताया गया कि महाराष्ट्र अफ़गानिस्तान बन गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, एक बात, हमारा महाराष्ट्र है और इसमें आप देख लीजिएगा, अगर आप खाली नागेपुर ले लीजिए तो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का दीक्षा भूमि है। तो रामदेव का यहाँ पर इधर मंदिर है, फिर राम मंदिर है, उधर ताजुद्दीन औलिया हैं, समझ लीजिएगा। तो यहाँ तो सब कुछ है, यही हमारा भारत है। ये चिश्ती का, गुरु नानक का, कबीर का, तुलसी का, राम का, समझ लीजिएगा, कृष्ण का, ये सबका है। तो ये तो दिखाने वाली क्षणिक चीज़ें दिखा देते हैं और चाहे वायरल कर देते हैं, हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। बहुत से लोग कहीं भी थोड़ा अत्याचार होता है तो बोलते हैं ये तालिबानी हो रही है, तालिबान बन गए हैं। उनको तालिबान का अर्थ ही नहीं मालूम है। तालिबान का मतलब होता है छात्र के, शिक्षा ग्रहण करने वाले, तालिब इल्म से बना हुआ, उसका बहुवचन है तालिबान, यानी छात्र का बहुवचन छात्रों है, समझ रहे कि नहीं? तो उसी तरह का वो बहुवचन है, सीखना। अब रह गई एक बात ये कि अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार ये कहीं संस्कार से आता है, कहीं स्थितियां पैदा करती हैं, कहीं कुछ और चीज़ पैदा करता है। आपके सब्जेक्ट से मैं थोड़ा सा बाहर जाना चाहता हूं, अगर इजाज़त हो तो। आज ये कहा जाता है कि घर वापसी करो, शुद्धिकरण करो, क्योंकि ये मुसलमान जो है कन्वर्ट होकर के बने। अच्छा। भारत के जितने मुसलमान हैं, राजाओं ने इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया। भारत के इतिहास में कहीं नहीं है। कन्वर्ट के 4 सूत्र होते हैं, आदमी बदलता कैसे है। तो हमारे यहाँ भारत में बदलाव हुआ, एक तो अत्याचार से जो आदमी घर छोड़कर जैसे भागने लगता है और कोई प्यार दे दे तो उसके घर का बासिंदा हो जाता है। तो परिवर्तन कहाँ दबाव आया, कहाँ झगड़ा से आए, कहाँ इससे आए। कुछ लोग इस तरह से आए, कुछ लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तक गए और सफा पाने लगे, तो उनके व्यवहार से, उनके हुस्न अखलाक से उनके साथ जुड़ गए और इस्लाम में आए। कुछ लालच में आए कि अगर मान लीजिए कि बादशाह मुगल मुसलमान है और हम मुसलमान हो जाएंगे तो उनके करीब पहुंच जाएंगे और वो हम पर दया करने लगेंगे, हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यह सोच से भी कुछ परिवर्तन होते हैं, समझ लीजिएगा। चौथा ये है कि आदमी जब भविष्य के बारे में सोचता है, जैसे आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो जब धार्मिक चीज़ों में आदमी स्वर्ग के तरफ नज़र करता है तो सोचता है यार किसके तरफ चले। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक थाली में सब बैठ के खाते हैं, एक दस्तरखान पर सब बैठ कर खाते हैं, सच बोलते हैं, सबको गले मिलते हैं, इनमें छुआछूत भेदभाव नहीं है। यह भी परिवर्तन देख करके लोग चले आए। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने अत्याचार की बात कही, आपको मालूम है मैंने अब शुरुआती में एक बात कहा था कि हमें देश के बारे में संदेश देना चाहिए, देश के बारे में सोचने की बात करनी चाहिए, देश के विकास की बात सुननी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा भी काम हो जिस काम को हम जातिवाद में बांटकर अपना वोट जो है बढ़ा लें। और ये वोट बढ़ाने के लिए, या आपको पता है कि इस देश में कुछ दिन पहले जो सरकारें बनी हैं, 6-7 साल पहले, वो मुस्लिम विरोधी नारा लगाकर बनी है। इसलिए मुसलमानों का मामला जिस जगह जुड़ जाता है उसको इतना हवा देने का काम करते हैं ताकि मुस्लिम विरोधी जितने वोट हैं वो संगठित हो जाए और हमें उसका लाभ। और इसीलिए इसको अत्याचार और दुराचार में दिखाया जाता है। ये तो आप शहर में क्या, आपके घर में होता है। चूल्हे पे काम करने में अगर 4 औरतें हैं
तो कोई एक सब्जी काटती है, कोई रोटी बेलती है, तावा पर हाथ लगाते वक्त कभी उसके हाथ जल जाते हैं, तो ये थोड़े कह सकती है कि हमको जलाने के लिए चूल्हे पर रख दिया गया। या सब्जी काटने में औरत का हाथ कट जाता है तो ये कह देगी कि हमारा उंगली काटने के लिए हमको सब्जी काटने को दिए। देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी कुछ गुजर जाती हैं, तो कभी कभी तो गुजर जाता है, घर में गुजर जाता है, शहर में गुजर जाता है, डगर में गुजर जाता है, और जब नज़र में गुजर जाता है तो हम अपनी बात कितनी अच्छी लगेगी उसको काट करके वीडियो बना करके लोगों में अफवाह फैलाते हैं, ताकि फैलेगा, झगड़ा होगा और हमारा वोट संगठित होगा। खाली वोट की राजनीति को समाप्त कर दिया जाए तो देश के सारे फसाद हट जाएंगे। अभी आपने वोटों की बात की है सर, महाराष्ट्र में भी महानगर पालिका चुनाव होने वाला है आने वाले 6-7 महीने के अंदर, तो क्या उसी को देखते हुए अभी बीजेपी के मंत्री के ऊपर आपकी सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, उनको जेल की हवा खिलाई है? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये सवाल कह करके आप मुझे दुविधा में डाल दिए। अच्छा। क्योंकि मैं कोई भी बात कहना चाहता हूँ तो मैं संवैधानिक बात करना चाहता हूँ, मैं पक्षपात की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि गलती गलती है, सही सही है। हमारे संविधान में जो परिविधान है उसके मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई किया जी। और पुलिस ने ये बात को चाहती तो नज़रअंदाज कर देती। हाँ। लेकिन एक मुख्यमंत्री के साथ ये घटना घटी, और ये ऐसी घटना घटी कि नारायण राणे जिस स्कूल के छात्र थे, अच्छा, उस स्कूल से पढ़ करके उस स्कूल ने इनको बड़ा पद दिया जी, याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा, फिर वहां से निकल करके दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर बने। अच्छा, और अब उन्होंने जहां पढ़े वहां के ही कॉलेज के हाँ हाँ, प्रधानाचार्य पर, प्रिंसिपल पर आपत्तिजनक बात कर दिया। अच्छा। तो उन्होंने अनुशासन की कार्रवाई कर दी। अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? तो ये सब जो कार्रवाई हुई है 2022 में जो नगर निगम का चुनाव होगा महाराष्ट्र में, क्या उसको देख के की गई है या वाकई में जनरली ये कार्रवाई है, वास्तव की ये कार्रवाई है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में कई ऐसी बातें होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। आप देखिए, एक बात बताऊं, मैंने बहुत सी बातें देखी है। किसी ने चप्पल से मारने की बात कही, किसी ने देख लेने की बात कही, किसी ने मिटा देने की बात कही, किसी ने हटा देने की बात कही। लेकिन मुझे ये कार्रवाई के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होगा वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे देखने में एक उद्देश्य है कि उन्होंने केवल अपनी इज्जत नहीं बचाई, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया। उन्होंने महाराष्ट्र की जो संस्कृत है, जो सभ्यताएं हैं, उन्हें बचाने का कार्य किया। अब रह गया कि ऐसे मौके पर कार्य हुआ है जिसको आप 22 के इलेक्शन से आप जोड़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज जो भी जोड़ घटाना हो रहा है वो तो राजनीति में वोटों के लिए ही हो रहा है। आपका मानना है कि इस उत्तेजना से कुछ वोट संगठित होंगे, नारायण के समर्थक एक जगह जाएंगे, उद्धव जी के समर्थक एक जगह जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं ये सामाजिक व्यवस्था की क्रिया है। यह नागरिकों के अंदर उत्थान की क्रिया नहीं है, नागरिकों के विकास की क्रिया नहीं है। लेकिन सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग मंत्री जी को करना चाहिए। अब मंत्री जी ने क्या सोचकर किया वो जाने, और उन्होंने क्या सोचकर कार्रवाई किया वो जाने। लेकिन यह कार्रवाई अगर संवैधानिक नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या बाकी कोर्ट है, इसमें संज्ञान लेता, सुनवाई से इनकार हाई कोर्ट नहीं किया होता। और दूसरा, अगर ये कार्रवाई न्याय संगत नहीं होती तो जेएमएफसी के यहाँ इनको जमानत देने की आवश्यकता नहीं आती। तो मेरा ये मानना है कि संवैधानिक व्यवस्था में ये न्याय संगत कार्रवाई है। इसका फायदा राजनीति में कौन कितना उठा सकता है वो जाने। हम लोग इस तरह की घटनाओं का न तो हमारे नेता फायदा उठाते हैं और न हम उठाते हैं। आपको याद होगा, हमारे नेता जनता के हितों की लड़ाई लड़ करके वोट लेने की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब आप सतारा में हमारे नेता बारिश के अंदर भीगने लगे, और भीगने से आपने देखा होगा चुनाव में उसका असर आया। आप ये सोचते होंगे कि ये भीगने का असर क्यों आया? भीगने का असर इसलिए आया
कि हमारा नेता जब यह देखा कि जब जनता भींग कर हमको सुनना चाहती है तो मैं बचने क्यों जाऊं, जब जनता भींग सकती है तो हम जनता के लिए भींग सकते हैं। यह सिद्धांत के हमारे नेता हैं। हम लोग ये छोटी छोटी घटनाओं का बेनिफिट नहीं लेना चाहते, हम समाज की सेवा करके फ़ायदा लेना चाहते हैं, समाज की सेवा करके हम मतदान की बात करना चाहते हैं। हमारे अंदर ये नहीं है कि किसी भी क्रियाओं के किसी भी कृति का फ़ायदा उठाने का काम करें। नहीं, हम नीति के साथ राजनीति करते हैं और नीति के साथ चल करके हम लाभ लेने का काम करते हैं। सभी से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अभी एक और मुद्दा चल रहा है सोशल में, सरकारी संपत्तियों को बेचने का। तो आपके हिसाब से सरकारी संपत्ति जो बिक रही है, प्राइवेट हाथों में जा रही है, वो सही है या गलत है? राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र सबका है, राष्ट्र की संपत्ति सबकी है। जब एक हाथ में जाएगी तो वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं, एक व्यक्ति की संपत्ति हो जाएगी। रह गया ये कि राष्ट्र को वो बेचता है जो राष्ट्र के बनाने में जिसका कोई योगदान नहीं होता है। और आज आपने कहा कि ये राष्ट्र की संपत्ति जो बेची जाती है, संपत्ति किस लिए बेची जाती है? बेचने में खरीदार होता है, बीच में दलाल होता है, दलाली के आधार पर भी संपत्तियां बेची जाती हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि आज ये संपत्ति जो बेची जा रही है किन्हीं के हाथों में, ये केवल इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है, इनके आरक्षण को समाप्त करने के लिए बेची जा रही है। क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद, चाहे ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, ये हो वो हो, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो भाजपा आरक्षण विरोधी है, भाजपा जो है राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई से बाहर रही है, इसलिए इसको राष्ट्र क्या मालूम है। ये तो केवल राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र को बनाने की बात नहीं करती है। ये भारत को संवैधानिक राष्ट्र में, जिसको आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, नहीं रखना चाहती है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और हिंदू राष्ट्र में भी कौन सा राष्ट्र बनाना चाहती है? जिसे हिंदू कहती है मगर मंदिर में जाने नहीं देती है, जिसे हिंदू कहती है अपने साथ भोजन नहीं करने देती है, खाने नहीं देती है, लेके चलती नहीं है। तो मेरा इस पर कुछ नहीं कहना है। आपका जो सवाल है कि बेचा जा रहा है, बेच वो रहा है जिसने बनाने का कभी प्रयत्न नहीं किया है, जिसने देश का निर्माण नहीं किया है, जिसके झूठ में देश के लोग फंस गए और ऐसे आदमी के हाथ में देश चला गया जो पूंजीपति अपने साथियों को खुश रखने का काम करता है, जो जनता को खुश रखना नहीं चाहता है, जनता के शोषण करने वालों को खुश रखना चाहता है। किसी भी चीज़ का बिकना खेदजनक होता है। इसलिए जो फ़ायदा उठाना है उठाए, उठाता रहता है। अब आपको एक इस पर दो शेर सुना दें। जी बिल्कुल। एक शेर आप देखें कि एक आदमी कहता है कि ठोकरें तुझको अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि तुम्हारे ही डर से मैंने चलने का हुनर सीख लिया। हैं, तुम्हारे डर से हमने चलने का हुनर सीख लिया। और दूसरा कहता है कि ठोकरे खा के न संभले तो मुकद्दर तेरा, हक अदा कर गए राह के पत्थर अपना। तो ये दोनों चीजें हैं जो जिस तरह से फायदा उठाए और जिस तरह से ना उठाए। हाँ, लेकिन हमारी नीति ये है कि खिदमत करके, खादिम बन करके लाभ लेने का काम कीजिए। सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? आपने इतनी सारी बातें बताए हैं, अभी अफ़गानिस्तान की बात बताए, रानी जी की बात बताए, उन पर कार्रवाई की बात बताए। अब जाते जाते आप अपने खुद के बारे में थोड़ी सी बात बताते हुए जाइए। मैं खुद के बारे में क्या बताऊं? मैं एक इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि मालिक मुझे इंसानियत के साथ रख ले। देखिए, हम किसी पद और कद की बात नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि मेरा अल्लाह राजी होगा तो हमें कुछ भी दे सकता है, नाराज़ होगा तो सब छीन सकता है। आपने एक जुमला कहा कि मेरे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे। मैं किसी से भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा। और शायद पिछली बार आपके इसमें हमने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन आज मैं उस बात को फिर से कह देना चाहता हूँ कि यह मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, यह मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, यह देख कि इस भीड़ में इंसान कौन है। और सबकी मदद करो मानवता के साथ साथ, सबकी मदद करो मानवता के साथ साथ। बस इतना देख ले कि परेशान कौन है, और इसी के साथ बनो तो क्या बनो। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने,
गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। इंसान बनिए और इंसान बन करके अपने घर की तरक्की से ज़्यादा देश की तरक्की के बारे में सोचिए। और देश जब खुशहाल होगा तो हम कभी भी गलत नहीं जाएंगे, हम भी खुशहाल होंगे। वतन है और हमारे यहाँ कहा गया है कि हुब्बुल वतनी निफ्से ईमान, वतन से मोहब्बत करना हमारा आधा ईमान है। और हम वतन के लिए हैं, और हम ऐसे वतन के लिए हैं, जिंदा हैं तो इसके ऊपर खेलते हैं, मरते हैं तो इसी के अंदर सोते हैं। इसलिए हमें वतन जान से भी ज़्यादा प्यारा है। यह भारत देश हमारा है। तो देखा दोस्तों, आपने हमारे साथ सबीर अहमद साहब विद्रोही थे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उम्मीद करते हैं इनके साथ मुलाकात आपको पसंद आई होगी। आगे भी हम इनसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं नाविद आज़मी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।